नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जाजपुर आगजनी मामले में फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर आवास पर सरेंडर किया था। पुलिस लाइन में उनसे तकरीबन 3.5 घंटे तक पूछताछ चली और पूछताछ के बाद ACMM 3 की कोर्ट में इनको पेश किया गया। कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं सोलंकी भाई, यानी कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी, दोनों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेज दिया है। इन पर आरोप था और इसी को लेकर ये इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी पिछले काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में दबिश डाल रही थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि मुंबई में थे इरफान सोलंकी और एक फर्जी आधार कार्ड के जरिए दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट उन्होंने पकड़ी और मुंबई में काफी दिनों से थे। हालांकि आज खुद पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और ज्वाइंट कमिश्नर के सामने सरेंडर किया इरफान सोलंकी ने। मोहम्मद असलम जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर। मोहम्मद, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने जो पूछताछ की, क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ बताया इरफान सोलंकी ने, रिजवान सोलंकी ने? जी बिल्कुल, आज ही इरफान सोलंकी और दोनों भाइयों ने आज पूरे मामले पर जो फरारी काट रहे थे, आज सरेंडर किया था सुबह कमिश्नर के यहाँ। उसके बाद से उनको पुलिस लाइन भेजा गया था। वहां पर उनसे काफी देर तक पूछताछ चली और वहां पर ज्वाइंट कमिश्नर मौजूद थे और अन्य जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। काफी देर तक दोनों भाइयों से पूछताछ चलती रही। इसके बाद हालांकि भी कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी इस पूरे मामले पर जो आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह कोई बयान अभी नहीं आया है, न कमिश्नर का है न ज्वाइंट कमिश्नर का, की पूछताछ में क्या बात निकल के आई है। लेकिन कई सारे आरोप थे, जिसमें सबसे पहला आरोप था वो आगजनी का था। उसके बाद जो आरोप था वो हवाई जो यात्रा थी वो नाम बदलकर और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए करना था। तो कई ऐसे तथ्य थे जिसको लेकर वहां पर सवाल जवाब पूछे गए उनसे। हालांकि उसके बाद काफी टाइम हो गया था, तो उसके बाद उनको कोर्ट लेकर पुलिस गई। काफी वहां पर पुलिस बल तैनात था। इस दौरान वहां पर कोर्ट लेके गई, जिसके बाद कोर्ट ने वहां पर अपना फैसला सुनाते हुए 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया है। उसके बाद हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वो जो है कोर्ट से रिमांड भी मांगेंगे और रिमांड की अपील करेंगे। जिसके बाद कई ऐसी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि ये एक बड़ा मामला हो चुका था और चर्चित था। और सपा से जो विधायक इरफान सोलंकी है वो उनका काफी शहर भर में इनको कार्यशैलियों को लेकर चर्चा बनी रहती है। तो ऐसे में फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर जांच ही चल रही है। जांच के साथ साथ पूछताछ भी जारी है और अभी कई चीजें जो साफ होना है कि आग किसने लगाई थी या फिर हवाई यात्रा उन्होंने किस जरिए की है। हालांकि अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो उनके जो उनका बताया जा रहा है कि जो 7 लोगों ने दिया था उन लोगों को जेल भेज दिया गया है, 5 लोगों को, जिनमें एक सपा नेत्री है, जो 4 अन्य लोग हैं उन्होंने फर्जी ID कार्ड बनवाने में उनकी मदद की थी। उस आरोप में उनको कल ही जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद आज जो है इन्होंने सरेंडर किया है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर पूछताछ की जाएगी और जब तक कोई बयान जो आधिकारिक तौर पर अगर कमिश्नर का नहीं आया था तो अभी कहना मुश्किल होगा कि आखिर इरफान से पूछताछ में क्या बातें निकल कर आई हैं। फिलहाल अभी जो पूछताछ ही चलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद असलम तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। बात कानपुर की होगी, जहां पर गुरुवार को नाले में मिले युवक के शव के बाद युवक के परिजनों ने शुक्रवार को सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मुआवजे की मांग की गई। पूरा मामला CTI चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर शव रखकर चक्का जाम किया गया। मुआवजे की मांग को लेकर ये परिजन बैठे हैं। देखिए किस तरह से सड़क पर एकदम चक्का जाम हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया।
बात अलीगढ़ की, जहां पर जिले में एक स्कूल के कक्षा 8 के छात्र ने होमवर्क पूरा नहीं किया और होमवर्क पूरा ना होने पर छात्र इतना डर और सहम गया कि उसने टीचर की डांट के डर से दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र को गंभीर हालत में जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में छलांग लगाते हुए छात्र कैमरे में कैद हो गया। यह घटना थाना बन्ना देवी क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बताई जा रही है। अब बात मैनपुरी की करेंगे, जहां पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है बीजेपी पर, जिसमें सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पुलिस से नोकझोंक हो गई है। यह पूरा मामला मैनपुरी की कुरावली विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पुलिस द्वारा गाड़ी की चेकिंग किए जाने से नाराज हो गए। सपा नेता का आरोप है कि उनके आगे से ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की गाड़ी निकल रही थी, उन्हें पुलिस नहीं चेक कर रही थी, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक बहस हुई। पूर्व सांसद पुलिस पर अत्याचार किए जाने का आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी पर अत्याचार है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारकर अपने हिसाब से नगर निकाय चुनाव कराने पर आमदा बिहार सरकार के साथ साथ बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पर कोर्ट की अवमानना का केस चल सकता है। इसके साथ ही आनंद फानन में घोषित चुनाव का टलना लगभग तय हो रहा है, जिसको लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्तारूढ़ी दल सरकार के बचाव में उतर आया है। छपास की बीमारी से तो सुशील कुमार मोदी जी ग्रसित है। हर मुद्दे पर सामने आना, रणगल बयान देना ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही बिहार की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता है कि अति पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित हो, कैसे चुनाव सही तरीके से सही समय पर हो। और दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनकी प्राथमिकता है अति पिछड़ों की हकमारी, कैसे राजनीतिक लाभ मिले, चुनाव समय पर ना हो और उनको कंफ्यूजन फैलाने का मौका मिल सके। आप उसको एक बार पढ़ लें। आपने पुनः अति पिछड़ा के सीना में खंजर मारने का काम किया है, आप और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और पुनः धोखा देने का काम किया है। कुढ़नी उपचुनाव में वोट के लिए आप ठगने का काम कर रहे थे। आप जो है, आपके धोखा को सुप्रीम कोर्ट ने जनता के सामने ला दिया है। आप इस तरह से कब तक ठगते रहेंगे? आप लोग ये साबित कर दिया कि पूरा यूपीए गठबंधन सियासी फ्रॉड है, जो जनता को ठगने का काम कर रही है। ये अति पिछड़ा को धोखा देने का काम कर रही है। आ गया कि चुनाव आयोग ने सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद ही चुनाव की घोषणा की है। अब इस मामले में राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मामला होगा तो इसे माननीय न्यायालय देखने का काम करेगा। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। आपको राजनीति करने का और भी स्थान है, लेकिन आप जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह से सभी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। इधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की अनुमति मांगी है। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। यूपी के संभल के जिला अस्पताल में भर्ती मरीज को पीटने का मामला सामने आया। आरोप है कि दर्द से कराहते मरीज ने शोर मचाया तो डॉक्टर ने थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, उसका मुंह भी बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? पीरेश। पीरेश, कहाँ रहते हो?
ये अस्पताल उसमें जो है पेपर में निकला था इनके बारे में, विदेश के बारे में, कि ये यहाँ पे भर्ती है जिला अस्पताल में और इनको टीबी की, हड्डी की टीबी की बीमारी की वजह से ये काफ़ी दर्द है, काफ़ी दर्द की वजह से ये काफ़ी रोए चिल्लाए। तो जब रोए चिल्लाए तो इनकी माँ ने डॉक्टर को बुलाया, तो उस समय जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उन्होंने इनको थप्पड़ मारे 3। क्या नाम है डॉक्टर का? अब यहाँ पे नाम बताया जा रहा है, चमन डॉक्टर चमन प्रकाश नाम है। और उनको इन्होंने, हमने बात की, पूछा तो उनको इन्होंने बुला के पहचानवाया, तो उन्होंने पहचाना, कहा कि हाँ यही डॉक्टर। हमने, हमारा बच्चा ठीक रहा, डकरा रहा, तो हमने ठीक है डॉक्टर साहब को बुलाने गए। मिनती डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को देख गई, क्या डकरा रहा है, बहुत जोर से डकरा रहा है। आए हमारे साथ में कई डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो ये रोते रोते बता नहीं पाया, तो झाँपड़े 3 चखा दे, और फिर जब मुंह फैला कर रो रहे तब मुंह ऐसे करके बंद कर दिया ऐसे 3 बार। तो मैंने की चुप जा बेटा, चुप जा, यानी दे ना हटे ऐसे। मैंने तो, मुझे गुस्सा आई तो मैंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के पिता को बचा दिया। मेरे साथ जरा मेरे लिए दर्द हो रहा था कमर में, मैं डकरा रहा था, खूब तेज रो रहा था। उसके बाद में डॉक्टर आए, मेरे साथ मारपीट की, 2-3 थप्पड़ मारे थे और मुंह दबा दिया थे। डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, चमन प्रकाश नाम। नहीं, शिकायत तो नहीं, कल आए थे कागज, तो उन्होंने जो वीडियो बनाई और पूछ के। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मैनपुरी के कृष्ण मैदान में शुक्रवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में सैफई परिवार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैफई परिवार में समाजवाद के अलग अलग ब्रांड हैं। शिवपाल सिंह का समाजवाद लठैत है, तो वहीं प्रोफेसर रामगोपाल का पूंजीवाद और अखिलेश यादव का समाजवाद अवसरवादी है। सीएम योगी ने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है, बेचारी डिंपल को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सैफई परिवार से मुक्ति पाने का अवसर है। मैनपुरी को समाजवाद नहीं, रामराज्य चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा ने केवल अपना और अपने परिवार का ही विकास किया है। उन्होंने इस बार मैनपुरी सीट पर भगवा फहराने की जनता से अपील की। इनके पास जब भी चुनाव हारना होता 2 काम करेंगे, एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, 5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सैफई खानदान से मुक्ति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होकर एक जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पीली कोठी स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सोनकपुर ओवरब्रिज समेत 424 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल समेत पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुरादाबाद पहुंचे थे। वहीं प्रदेश के सीएम से मिलने के लिए एक बीमार महिला और उसके पति पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने महिला और उसके पति को सीएम से मिलने से इनकार करवा दिया, सीएम से मिलने नहीं दिया। फिर महिला और उसके पति सीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए। दरअसल महिला स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लेकर सीएम से मिलने पहुंची थी। फिलहाल प्रशासन ने महिला को आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मतलब टोक साहब हमसे 60,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। किस लिए? कि जब ऑपरेशन तुम्हारे पित्ते का जब होगा, जब आप 60,000 रुपए दोगे। कौन से डॉक्टर मांग रहे थे? कौन से हॉस्पिटल में?
डॉक्टर रविंद्र कुमार। अच्छा, तो आपने कहीं सूचना आई थी कि हंगामा वगैरह भी चल रहा था कुछ? कल मैं सीएम साहब से भी मैंने शिकायत की, बल्कि साहब उससे 7,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है, तब मेरे पेशेंट का ऑपरेशन होगा। तो वो बोले हम इस पर एक्शन लेंगे, ताकि कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जब मैं सारे डॉक्यूमेंट सारी जाँचें लेकर जब मैं पहुँचा डॉक्टर रविंद्र के ऑफिस में 9 नंबर में, तो वो बोले कि बाहर की दवाई के लिए आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे पहले, यहाँ पे कोई ऑपरेशन की दवाई नहीं है हॉस्पिटल में उपलब्ध, और 7,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ऑपरेशन के। कल मैं सीएम साहब बात कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां पर मिड डे मील योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल बीसीए कार्यालय में तैनात एसडीएम के जिला समन्वयक के साथ 7 कर्मचारी फर्जी रसोइया के खाते में मानदेय का 7,42,000 रुपया भेजकर खा गए। जांच में खुलासा होने के बाद डीएम सुजीत कुमार ने 7 कर्मचारियों की संविदा समाप्त कर दी है। साथ ही 5 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके साथ ही पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले 6 खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संस्तुति कर दी है। इतनी बड़ी कार्रवाई से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। विकासखंड सिराथू में 12, मूरतगंज में 7, मंझनपुर में 23 व सरसों में 3 ऐसे नाम पाए गए जिनके कभी रसोइया के रूप में कार्यरत वो नहीं थे, और ये विभिन्न समयों पर इनको भुगतान गया है। और इसको जांच में जो हमारे प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, जिला समन्वयक, एमडीएम, कंप्यूटर ऑपरेटर और संबंधित विकास खंड के कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि प्रथम दृष्टया जांच में इनके सगे संबंधियों के खाते भी पाए गए, तो इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इनकी हरदोई की जहां पर बिलग्राम क्षेत्र में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धू-धू करके स्कूटी जलने लगी। स्कूटी जलकर खाक हो गई। वहीं इस मौके पर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यूपी का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को मंच से ही मुख्यमंत्री बनने का खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया। रिपोर्ट आप देखिए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो सुना आपने, ये हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इन्होंने मंच से ही यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनने का खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तभी उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कह दिया कि डिप्टी सीएम में क्या रखा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मंच से कहा दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बोलते बोलते अखिलेश यादव कहने लगे कि लाओ अपने अपने 100 विधायक और 100 विधायक हमारे मिलकर सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। सुनिए अखिलेश की जुबानी नई सरकार बनाने की प्लानिंग। 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम में क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए। तो एक खुला ऑफर था उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के लिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो अपने विभाग के सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, क्या मतलब ऐसे डिप्टी सीएम का? अखिलेश यादव के बयान का मतलब क्या है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने यूपी की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है।
केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया और कहा, अखिलेश यादव आप न मुख्यमंत्री बन पाएंगे न बना पाएंगे। बयानों से लगता है कि बौखलाए, खिसिया ही नहीं, मैनपुरी और रामपुर में पराजय देख मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। गुंडागर्दी, बूथ कब्जा नहीं कर पाओगे। जनता ने सपा की साइकिल को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। देखिए, ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से मंत्रियों के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, मंत्रियों को खबर नहीं होती है, और जिस तरीके से 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए हुए पूरे प्रदेश में चुनाव में घूम रहे हैं, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर सपना आपका बड़ा है तो ले आइए 100 विधायक। हमारे 100 विधायक उनके साथ हैं और सरकार बना ले। समाजवादी पार्टी उनके सपने को पूरा करना चाहती है। लगातार हार से अखिलेश यादव जी बदहवास हो गए हैं और इसीलिए बहकी सी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि जनता किस पार्टी को चुनाव जिताए और किसको मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश यादव अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आज उप मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।